बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज भाग 1, जो कि कक्षा 9वीं के लिए हिंदी की मुख्य पाठ्य पुस्तक है। और आज हम पढ़ेंगे इसका पाठ 7, जो कि गद्य खंड का है। गद्य खंड का पाठ 7 जो है मेरे बचपन के दिन। ठीक है, मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है। इसे हम आज पढ़ते हैं। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसके आगे के सारे जो पाठ है हम बना चुके हैं बच्चों, इनका वीडियो यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। तो बच्चों, पढ़ते हैं हम मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित संस्मरण है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है ये। तो महादेवी वर्मा की जो हम जीवन परिचय का वीडियो हम बाद में बनाएंगे। आज हम इस पाठ के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि एक संस्मरण है। और इसमें मुख्य क्या बता रखा है हम ये पहले पढ़ लेते हैं। मेरे बचपन के दिन में महादेवी जी ने अपने बचपन के उन दिनों को स्मृति के सहारे लिखा है जब वे विद्यालय में पढ़ रही थे। तो इस रचना में महादेवी जी ने अपने बचपन के दिनों को याद करके लिखा, और वह भी उस समय जब वे विद्यालय में पढ़ रही थी। इस अंश में लड़कियों के प्रति सामाजिक रवैये, विद्यालय की सहपाठिनों मतलब उनकी सहेलियों, छात्रावास के जीवन और स्वतंत्रता आंदोलन के प्रसंगों का बहुत ही सजीव वर्णन है। तो चलो बच्चों, पढ़ते हैं मेरे बचपन के दिन। बचपन की स्मृतियों में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा। परिस्थितियां बहुत बदल जाती है। अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर जो लेखिका है महादेवी वर्मा अपने स्वयं के बारे में बता रही है कि उनके परिवार में वो कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई थी। मतलब वो, क्योंकि वो एक बालिका थी, ठीक है, लड़की थी वो, तो वह बहुत समय बाद उनके परिवार में एक लड़की उत्पन्न हुई थी या लड़की हुई थी। मेरे परिवार में प्रायः 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुलदेवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई, और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। तो महादेवी जी को वह सब नहीं सहन करना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहन करना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। तो बचपन में उनके परिवार में हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। उनके जो बाबा थे फारसी और उर्दू जानते थे, ठीक है, और उनके जो पिताजी थे वो अंग्रेजी पढ़े हुए थे। तो हिंदी का कोई वातावरण उनके बचपन में नहीं था। मेरी माता जबलपुर से आई, तब वे अपने साथ हिंदी लाई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे इसको हम विदुषी बनाएंगे। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। वे अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे वश की नहीं थी। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन में चारपाई के नीचे जा छिपी। तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी। गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी। मेरा मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको क्राइस्ट वेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं पांचवें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियां भी थी, ईसाई लड़कियां भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था। मेस मतलब जहाँ पर भोजन की व्यवस्था होती है, जहाँ खाना बनता बच्चों का। उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। तो बचपन के दिनों में जब उन्हें क्राइस्ट वेस्ट चर्च गर्ल्स कॉलेज भेज दिया गया था, तब वहाँ का वातावरण कैसा था, ऐसा महादेवी जी यहाँ बता रही है। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। उनमें पहली ही साथी सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। तो सुभद्रा कुमारी जो है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, जो कि हिंदी साहित्य के प्रमुख कवयित्री है। और इनकी प्रमुख रचना बच्चों आपको याद ही होगी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी वाली जो कविता है, यह इनके द्वारा लिखी हुई है, आपने पढ़ रखी होगी।
7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निधान, पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। मैं भी वैसा ही लिखने लगी, लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैंने डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाश ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, ऐसे उन्होंने एक हाथ में कागज लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। क्राइस्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी। उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। तो स्त्री दर्पण नाम की एक पत्रिका निकलती थी, मैगजीन। उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया था। तो गांधी जी का जो सत्याग्रह, जो आंदोलन था, वह आरंभ हो गया था और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राइस्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी। हम कविता सुनाते थे। कभी हरिओत जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे। तो हरिओत जी जो है और श्रीधर पाठक है, हिंदी साहित्य के प्रमुख जो है रचनाकार है। कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उनमें। तो जो महादेवी जी कवि सम्मेलन में जाती थी तो उनको प्रथम पुरस्कार ही अधिकतर मिले थे और बहुत से पदक भी उन्हें प्राप्त हुए थे। एक बार की घटना याद आती है। एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू जो है महात्मा गांधी, ठीक है। बापू किसे कहा गया है? महात्मा गांधी को। हम लोग तब अपने जेब खर्च में से हमेशा एक एक दो दो आने जेब देश के लिए बचाते थे। तो उस समय भी जो है देश का जब स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब भी जेब खर्च से एक एक दो दो आने बच्चे भी देश के लिए बचाते थे। और जब बापू आते थे तो वह पैसा उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने निकालकर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको यह कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया तो उसे हाथ में लेकर बोले, तू देती इसे? अब मैं क्या कहती। मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते कविता क्या है, पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर अब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया। सुभद्रा जी ने कहा, और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी। अब तुम चाहे पीतल की कटोरे में खिलाओ, चाहे फूल के कटोरे में। फिर भी मुझे मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को दे दिया। तो इस प्रकार जो महादेवी जी, उनको पुरस्कार में जो कटोरा मिला था वह उन्होंने देश हित में बापू मतलब महात्मा गांधी को देश की सेवा के लिए भेंट कर दिया था। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जेबुन्निसा हमारे कमरे में आकर रही। वह कोल्हापुर से आई थी। जेबुन मेरा बहुत सा काम कर देती थी। वह मेरी डेस्क साफ कर देती थी, किताबें ठीक से रख देती थी और इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ और अवकाश मिल जाता था। जेबुन मराठी शब्दों से मिलीजुली हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम, ठीक है। तो जेबुन जो थी बच्चों, जेबुन जो थी वह जो छात्रावास में सुभद्रा जी के जाने के बाद महादेवी जी के साथ रहने के लिए एक और जो छात्रा आई थी उसका नाम था जेबुन। और वह जो थी
मराठी शब्दों से मिली जुली हिंदी बोलती थी। ठीक है। और वहां एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। उस्तानी जी मतलब वहां देखभाल करने वाली थी वो जीनत बेगम। जेबुन जब इकड़े टिकड़े या लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती तो उस्तानी जी से टोके बिना न रहा जाता था। वाह, देसी कोवा मराठी बोली। जेबुन कहती थी, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जेबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा ही ब्लाउज पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। तो इस प्रकार उनके पास नई सहेली जो आई थी वो जेबुन थी। उस समय यह देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता मतलब अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझने की भावना। ठीक है। सांप्रदायिकता मतलब केवल अपने ही धर्म को श्रेष्ठ समझने की जो भावना थी, ऐसा नहीं था। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी। बुंदेलखंड की आती थी वे बुंदेली में बोलती थी। कोई अंतर नहीं आता था। और हम पढ़ते हिंदी थे। उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलती थी। यह बहुत बड़ी बात थी। हम एक मेस में खाते थे, एक प्रार्थना में खड़े होते थे, कोई विवाद नहीं होता था। मैं जब विद्यापीठ आई तब तक मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा है। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते हैं कि हम बड़े हो जाते हैं तब तक चलते हैं। तो यहाँ पे महादेवी जी ने बताया कि उस समय जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था उस समय सांप्रदायिकता की भावना लोगों के मन में नहीं आई थी, क्योंकि सब अपनी बोली में बोलने के बावजूद भी सब साथ में मिलजुल कर ही रहते थे। बचपन का एक और भी संस्कार था कि हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे। उनकी नवाबी छीन गई थी। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ मनाए जाते थे। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वह कहती थी, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उनको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी, राखी के दिन बहनें राखी बांध जाए तब तक भाई को निराहार रहना चाहिए। बार बार कहलाती थी, भाई भूखा बैठा है राखी बांधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते थे, हमको लहरिये या कुछ मिलते थे। इसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे भी बनते। फिर हमारा एक छोटा भाई हुआ वहाँ, तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। तो जो महादेवी जी थी उनका छोटा भाई हुआ था, तो जो ताई साहिबा थी जिन्हें वे ताई साहिबा कहते थे, वह उन्होंने उनके पिताजी से कहा था, देवर साहब से कहो वो मेरा नेक ठीक करके रखे। नेक मतलब इनाम। मैं शाम को आऊंगी। वे कपड़े उपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वे दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, न तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, यह बड़ा सुंदर है। मैं अपनी तरफ से इसका नाम मनमोहन रखती हूँ। यही वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर, तो जो बच्चा था छोटा जिसका नाम ताई ने मनमोहन रखा था, उसी के बारे में लेखिका बता रही कि वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य है कि मेरे छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। ये अपने घर में वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था उस समय कि हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे वह सपना ही था। आज वह सपना खो गया। शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। मतलब उस समय जो था लोगों के मन में भेदभाव की भावना नहीं होती, और यदि वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और ही होती। मतलब भारत में कोई भेदभाव की भावना लोगों के मन में नहीं होती, ऊंच नीच और जाति पाति की भावना भी नहीं होती। और यहाँ लेखिका ने अपने बचपन के दिनों को याद करके लिखा है कि उस समय कैसी परिस्थितियां थी। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन भी चल रहा था, और उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में लोग अपना योगदान किस तरह से दे रहे थे। बच्चे तक एक एक पैसा भी इकट्ठा करके स्वतंत्रता के लिए इकट्ठा करके दे रहे थे।